हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसवी में मैं एसवी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और एमसीक्यूज की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम साउंड और वेव्स के सवाल हल करेंगे। एक दो दिन पहले जो मैंने दो वीडियो अपलोड किए थे वो साउंड उसमें बहुत डिस्टर्ब थी, बिल्कुल आवाज़ आ ही नहीं रही थी, इसलिए उनको मैंने डिलीट कर दिया। और इसे बहुत ही व्यापक पैमाने पे जो थ्योरी का लेक्चर होगा उसके साथ ही एमसीक्यू के सवाल होंगे और उनकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी होगी, कम से कम 50, 60, 80, 100 के आसपास रहेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, सामान्य विज्ञान को मैंने इसलिए सबसे पहले चुना कि निकट 1, 2, 3 माह में जितनी परीक्षाएं हैं, चाहे वो रेलवे की परीक्षाएं हों, चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं, चाहे यूपी ट्रिपल एस सी की लोअर पीसीएस मेंस परीक्षा हो, सारी परीक्षाओं में विज्ञान का कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, ज़्यादा है अपेक्षाकृत अन्य परीक्षाओं के। इसलिए गौर से देखें, अगर आप लेक्चर सुनेंगे और ये एमसीक्यू 2-3 बार पढ़ लेंगे तो कुछ भी एक्स्ट्रा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। पहला सवाल, अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, अप्रगामी। ये सवाल बहुत परीक्षाओं में घुमा घुमा के आता है। प्रकाश तरंगों की प्रगति कैसी होती है, अनुप्रस्थ तरंगों की प्रगति कैसी होती है। तो क्लियर कट बांध के रखें कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं। और इसीलिए जो ध्रुवण की घटना है पोलराइजेशन की, केवल प्रकाश तरंगों में होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। दो बातें जरूर याद रखें। दूसरा सवाल है, निम्न में कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है। इनको ध्रुवित किया जा सकता है, ये निर्वात में चल सकती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। देखिए, ध्वनि तरंगों को पोलराइज नहीं किया जा सकता, यानी पहला ऑप्शन गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती है। ध्वनि तरंगों को चलने के लिए कोई न कोई मीडियम की आवश्यकता होती है। हाँ, प्रकाश तरंगें निर्वात में चल सकती हैं, भी ध्यान रखना। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनकी चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ये सही है, ध्वनि तरंगों के लिए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से अवश्रव्य तरंगों की प्रकृति होती है 20 हर्ट्ज से कम। बीस हर्ट्ज से कम। तो थ्योरी वाला लेक्चर उसमें है ही। अवश्रव्य यानी 20 हर्ट्ज से कम। आवृत्ति के आधार पर 3 कैटेगराइजेशन होते हैं ध्वनि तरंगों के। ठीक, एक तो होता है यही अपश्रव्य, ये 20 हर्ट्ज से कम। दूसरा होता है श्रव्य, जिन्हें सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। और तीसरा होता है पराश्रव्य, ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक, पराश्रव्य तरंगों के बहुत प्रयोग हैं, सवाल भी होंगे, थ्योरी में भी आपने सुना, कई जगह पे इसके इस्तेमाल होता है। ठीक, अल्ट्रासाउंड में और समुद्री की गहराई का पता लगाने में, कई जगह पे। तो पराश्रव्य तरंगे, यहाँ देखो सवाल भी आ गया। पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, पराश्रव्य तरंगे मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती हैं, नहीं सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। जी, पराश्रव्य तरंगे हम लोग नहीं सुन सकते। 6, क्वेश्चन नंबर 6, पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था।
इसका जवाब है गाल्टन। गाल्टन। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार पर्यवेक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदनों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन और ध्वनि का प्रतिध्वनि का निर्धारण। एसएससी में है डी, इको, जाके जो लौटती है। क्वेश्चन नंबर 8, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगे, रेडियो तरंगे, इंफ्रारेड, सबसोनिक। अल्ट्रासोनिक मतलब पराश्रव। हाँ, देखो कीड़ों को दूर करने में, हवाई जहाज़ के पुर्जों की सफाई में, घड़ी के पुर्जों की सफाई में ये पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। देखिए, मैं लगातार आपको आगाह करता रहता हूँ हर लेक्चर में लगभग कि सामान्य अध्ययन के पेपरों में विज्ञान खंड से जो सवाल आते हैं वो उनके उपयोग पे ज़्यादा आते हैं। दैनिक जीवन में उसका उपयोग क्या है सिद्धांत का, एज इट इज़ सिद्धांत शायद ही आता है, उसकी यूजेज क्या, तो अपने को फोकस रखें उसी के इर्द गिर्द। ध्वनि का तारतम्य तो किस पर निर्भर करता है? बहुत अच्छा सवाल है। हमने बताया था तारतम्य तो क्या होता है, गुणता क्या होती है और आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति पर, तीव्रता पर, वेग पर और आयाम पर। देखिए, ध्वनि का तारतम्य तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक, पिच ज़्यादा है, तारतम्य तो ज़्यादा है तो आवृत्ति ज़्यादा होगी। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, गुड। क्वेश्चन नंबर 10, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगे, ऑक्जेलिक अम्ल, अवश्रव्य तरंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी अभी बताया था हमने पराश्रव्य तरंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा होती है? हाँ, तो वही 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन सी। पता ही आपको, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 12, ध्वनि की आवृत्ति वी, तरंग दर लैम्डा और चाल वी के बीच क्या संबंध होता है? वी बराबर न्यू लैम्डा। ये न्यू है। इस न्यू को कहीं कहीं कुछ किताबों में एन भी लिखते हैं। ठीक, न्यू बोला जाता है इसको एन भी लिखते हैं, तो कभी कभी ये हो जाता है वी इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा तरंग दर है, वी वेलोसिटी है। ये और ये एक ही बात है, न्यू लैम्डा। ये सूत्र है, सीधा सीधा न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, आरआरबी में आया है, बिल्कुल आ सकता है। इतना ही आता है थ्योरेटिकल पार्ट। सूत्र सीधा सीधा क्या, उसमें ये कंपोनेंट क्या, वी वेलोसिटी है, लैम्डा है और न्यू आवृत्ति है। ठीक, थोड़ा आपको बताना चाहें किसी भी तरंग के लिए, मान लीजिए ये तरंग इस पे ऑसिलेट कर रही है, ये कोई तरंग मूव कर रही है। ठीक, तो यहाँ से लेकर के और ये पूरी साइकिल कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस चली है वेव्स ने, ये कहलाता है वेवलेंथ। ठीक, अपनी मिडिल स्थिति से एक तरफ, चाहे इधर और चाहे इधर, जितना डिस्प्लेस होते इसे कहते हैं आयाम। ठीक, एम्पलीट्यूड। ठीक, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, समय लगता है, उसे कहते हैं टाइम पीरियड या आवर्तकाल। टाइम पीरियड से टी से डिनोट करते हैं, आवर्तकाल। अब न्यू या एन आवृत्ति क्या होती, फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड में कंपनों की संख्या, एक सेकेंड में वाइब्रेशंस की संख्या।
ठीक, ये न्यू या एन जिसको आवृत्ति कहते हैं ये होता है। लेमडा तरंग दैर्घ्य क्या है, एक कंप्लीट साइकिल में जितना दूरी चला वेव ने। एम्पलीट्यूड क्या है, अपनी मध्यमान स्थिति के एक तरफ जो मैक्सिमम विस्थापन है वो आयाम कहलाता है। ठीक, चंद्रमा पर, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं पड़ता वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कम होने के कारण, ध्वनि तरंगों की तीव्रता कम होने के कारण। ए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम, वायु या कोई ना कोई माध्यम चाहिए उन्हें, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो। तो वायु एक गैस की तरह बिहेव करती है। निर्वात में ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती। ठीक है, याद रखना इस बात को ठीक से। क्वेश्चन नंबर 14, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगें पैदा करती हैं जो उसका नियंत्रण करती है। कोई भी चिड़िया ऐसा कर सकती है। ठीक, सी, सीधा सीधा इसका सी ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, कथन और कारण के थोड़ा सा नए प्रकार के सवाल हो सकते हैं आप लोगों के लिए। पीसीएस जैसी परीक्षाओं में बहुत आते हैं सवाल। इसमें कथन और कारण है, 4 ऑप्शन इसी में से बनाए जाते हैं। पहला है कि ये कथन जो कहा गया है उसका कारण वही है जो आर में कहा गया है, ये बात दोनों, और वह उसका सही एक्सप्लेनेशन कर पा रहा है, तो ऑप्शन ए है। ए और दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है आर उस कथन का, तो बी सही है। कथन सही है और कारण गलत है तो सी सही है ऑप्शन। कथन गलत है परंतु कारण सही है तो डी ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं इसमें। कथन में क्या है, एसर्शन, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु से बिना टकराए हुए उड़ता है। कारण है, रीजन, चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक तरंगें निकलती हैं। चमगादड़ों से इंफ्रासोनिक ना निकल के अल्ट्रासोनिक निकलती हैं। ये जो इंफ्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक ना निकल के चमगादड़ों से निकलती हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव्स पराशब्द निकलते हैं, यानी आर गलत है, यानी ऑप्शन सी सही है। ये सही है, उड़ सकता है, बिना टकराए उड़ता भी है। क्वेश्चन नंबर 16, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। दाब बढ़ाने से ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रेशर बढ़ाने या घटाने से ध्वनि की चाल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। स्टील देखिए सॉलिड है, ठीक, वायु गैस है, ये तो वैक्यूम है ही, ये जल लिक्विड है। हमने आपको बताया था कि ध्वनि तरंगों की सबसे अधिक स्पीड सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, यानी सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस, तो सॉलिड मतलब स्टील में। क्वेश्चन नंबर 18,
बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। इसका कारण है बादल ध्वनि तरंगों को रोक देते हैं, गर्जन बाद में उत्पन्न होती है। प्रकाश निर्वात में चल सकता है परंतु ध्वनि नहीं। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल में प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। 18। ठीक, बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद गर्जन सुनाई देती है। हाँ, तो प्रकाश की चाल अधिक है और ध्वनि की चाल कम है, सीधी सी बात है। प्रकाश की चाल बहुत अधिक है ध्वनि की चाल की तुलना में। वायु में ध्वनि का वेग है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, और प्रकाश की चाल हमें पता ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बहुत अधिक है। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस में भैया, अब कितने बार कर चुके हैं सवाल को। ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में समान होता है, भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। भिन्न भिन्न होता है, द्रव में सबसे अधिक होता है, भिन्न भिन्न होता है और गैस में सबसे अधिक होता है। इसके ऊपर वही सवाल है, घूम घूम के पूछा जा रहा है। फैक्ट बहुत अधिक नहीं होते, सवाल तो बहुत अधिक बन सकते हैं, बनते भी हैं, लेकिन फैक्ट वही सीमित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा। पानी, लोहा, तो ठोस में सबसे अधिक होगी। तो ठोस में अब दो चीज़ें, यहाँ ग्रेनाइट है और लोहा है, तो ग्रेनाइट लोहा में कौन ज़्यादा सॉलिड है? लोहा है, सीधा सा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। नहीं, ऐसा कौन सा कथन सही नहीं है? वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, ये सही है। ए भी सही है और बी भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, नहीं बढ़ता है। गलत पूछ रहा है, हाँ, तो ए सी ऑप्शन हो गया उत्तर। आयाम आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता। देखिए आईएएस में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है कुछ नहीं, धैर्य से पढ़ें आप तो बिल्कुल निकाल ले जाएंगे। अब आईएएस वाले कोई थ्योरी थोड़ी नहीं बना देंगे अपनी, बस वही सवाल पूछने का स्टाइल है कि एक ही सवाल में 4 फैक्ट घुसेड़ देंगे, थोड़ा वजनदार बना देंगे सवाल को। क्वेश्चन नंबर 24, वायु में ध्वनि का वेग, वायु में ध्वनि का वेग तापमान के बढ़ने से घटता है, तापमान के घटने से बढ़ता है, तापमान आश्रित नहीं करता है। ध्वनि के वेग का टेम्परेचर पर निर्भरता पे सवाल है, सीधा सीधा फैक्ट है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तापमान के बढ़ने से बढ़ता है, घटने से घटता है, ऑप्शन डी। 25, कथन ए, फिर देखो कथन और कारण वाला सवाल। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। रीजन, प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम होती है, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 26, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से, ध्वनि की चाल से कम चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, प्रकाश की चाल से। तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 27, इस पेज पे थोड़ा, इस पेज पे स्कैनिंग थोड़ी सी डिम है, लेकिन हम उसको आवाज़ पे ध्यान दें, बहुत साफ तरीके से उसको आपको सुनाएंगे, पढ़ते जाएंगे। थोड़ी सी स्कैनिंग में साफ नहीं आया है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो मैं उसको
आराम आराम से पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 27, वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में एवं उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। मैक संख्या की डेफिनेशन ही यही होती है। वस्तु के वेग तथा उसी माध्यम में ध्वनि के वेग, मैक संख्या बराबर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी ऑफ साउंड। ठीक, एक ही मीडियम है। ये जो रेशियो है इसी को मैक संख्या कहा जाता है। अगला सवाल है, मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है ध्वनि के, जलयान के, वायुयान के, अंतरिक्षयान के। ठीक, तो मैक जो इसका मैक संख्या का प्रयोग वायुयानों के वेग के संबंध में किया जाता है, कितनी मैक से उड़ रहा है वायुयान। क्वेश्चन नंबर 29, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। इस पे भी सवाल आता है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है कहलाती है। बताएं जल्दी से, क्या है? तारत्व, या जिसे हम लोग पिच कहते हैं। पिच कहते हैं। ध्वनि के लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी तथा कोई पतली सुनाई देती है। ध्वनि के किस गुण के कारण? इसका कारण भी तारत्व है। क्वेश्चन नंबर 33, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिला की आवाज़ का तारत्व अधिक होता है। कई बार इस सवाल को कर चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? बच्चे की आवाज़ का तारत्व तो पुरुष की आवाज़ की तुलना में कम होता है। नहीं, बच्चे की आवाज़ का तारत्व तो पुरुष की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। बिल्कुल सही, 34 का बी। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है क्योंकि स्त्रियों की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, आयाम अधिक होता है, वेग अधिक होता है। अभी तक हमने पढ़ा है हम लोगों ने कि स्त्रियों की आवाज़ की पिच अधिक होता है, तारत्व, लेकिन यहाँ तारत्व है नहीं। तारत्व का सीधा मतलब आवृत्ति से होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, आवृत्ति कह दी जाए या तारत्व तो भी लगभग एक ही समझें। क्वेश्चन नंबर 36, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 36 ध्यान से पढ़ें। तारत्व, प्रबलता और गूढ़ता, केवल तारत्व और प्रबलता, केवल ध्वनि प्रबलता, केवल ध्वनि गूढ़ता। सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसे उत्पन्न का भेद किस अंतर के कारण ज्ञात किया जा सकता है? केवल ध्वनि की गूढ़ता के कारण। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं हो सकता? कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता? ध्रुवण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन।
ध्रुवण एनडीए में आया हुआ सवाल है, बढ़िया सवाल है, बार बार पूछा जाता है। ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों का गुण है, ध्वनि तरंगों का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति नहीं सुन नहीं सकता। 50 डेसिबल, 70 डेसिबल, 85 डेसिबल, 95 डेसिबल, इसका है 95 डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? मोटर गाड़ी, रेलवे इंजन, पॉप म्यूजिक, हवाई जहाज। हवाई जहाज। क्वेश्चन नंबर 41, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है रमन प्रभाव, जूल थॉमसन प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव। ये डॉपलर प्रभाव है जी। अच्छा सवाल है, आता भी रहता है, इम्पोर्टेंट सवाल है। डॉपलर प्रभाव आगे थोड़ा सा मौका लगेगा तो बताएंगे, तो यूपीपीसीएस में आया हुआ है सवाल ये। अब आगे क्वेश्चन नंबर 41, 42 पे चलते हैं हम लोग। 41 है जो भी है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 41, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है इसलिए ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती, एक ही जवाब है। ठीक, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और दोनों में घटित नहीं, क्या लिखा है, नहीं होती? देखिए, विवर्तन दोनों में होता है, परावर्तन दोनों में होता है, ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। देख लेते हैं ऑप्शन डी। अपवर्तन भी दोनों में हो सकता है, ध्रुवण केवल प्रकाश में होता है। ये सवाल बार बार होता है, आता है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं क्योंकि यह स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ध्वनि पूर्णता ध्वनि की बढ़ जाती है, ध्वनि स्वर का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। इस कार्यवाही का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं होता। 43, इस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है। ठीक, ए ऑप्शन। 44, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता के लिए। प्रतिध्वनि का कारण है, प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, ध्वनि का अपवर्तन, ध्वनि का अवशोषण, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि का परावर्तन है प्रतिध्वनि का कारण। क्वेश्चन नंबर 46, आरएस परीक्षा में आया हुआ है, अच्छा सवाल है। 46, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि श्रोता के बीच दूरी होनी चाहिए, के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। ये उस दिन ही बताया था थ्योरी वाले चैप्टर में, न केवल राजस्थान में बल्कि यूपी की बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल आ चुका है। स्पष्ट प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए जो ध्वनि स्रोत है और रिफ्लेक्टिंग प्लेन है उसके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 47, रडार की कार्यप्रणाली निम्न सिद्धांत पर आधारित होती है: रेडियो तरंगों का अपवर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन, डॉपलर प्रभाव और रमण प्रभाव। 47 का आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन।
किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए? 1/10 सेकेंड से अधिक, 0.1 सेकेंड से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 का सी। क्वेश्चन नंबर 49 को देखें। क्वेश्चन नंबर 49, अच्छे ऑडिटोरियम अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, फाइबर आदि से ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य होता है ऑडिटोरियम की सुंदर बनाना, निर्माण की लागत को कम करना, ऑडिटोरियम में आग से सुरक्षा करना, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना। यही डी ऑप्शन सही है। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 0.1 सेकेंड तक, 0.1 सेकेंड तक। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? परावर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? खड़ा रहना चाहिए 224 फीट, 56 फीट, 28 फीट, 100 फीट। इसको वही करिए, 17 मीटर को फीट में बदल दीजिए। तो 17 तिया 51 और 170, 30 छंगा करीब ये 56 मीटर हुआ। 17 मीटर को जब आप फीट में बदलेंगे तो वही आएगा। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टेथोस्कोप यंत्र, एक यंत्र पे भी वीडियो बनाना है, बहुत सवाल आता है। परावर्तन पर। कौन सा यंत्र से क्या काम किया जाता है? सरल सवाल है, लेकिन नोट्स ना होने की वजह से, रिवाइज ना हो पाने की वजह से ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रतिध्वनि तरंगों के कारण उत्पन्न होती है? परावर्तन के कारण, सीधा सवाल है, 10 बार पूछा है, RRB में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इको का कारण परावर्तन है। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा सवाल है, जो यूपी PCS, छत्तीसगढ़ PCS कई परीक्षाओं में पूछा गया है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। ठीक, तो अच्छे सवाल हैं। धैर्य के साथ पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, 2-3 बार रिवाइज करें और थ्योरी 2 बार पढ़ लें और 2 बार ही सवाल कर लें। मुझे नहीं लगता है कोई और किताब फिर सामान्य विज्ञान के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन 56 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 56, अनुरणन काल तथा हाल के आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किया। अब देखिए, ऐसे सवालों के लिए क्या कर सकते हैं, रटी लेना सीधे। इसके लिए कोई बहुत माथापच्ची नहीं सवाल है, सो ध्यान में डाल लें। एक बार भी ठीक से पढ़ा होगा तो एग्जाम में माइंड रिकॉल कर लेता है। MCQ की खासियत ये है कि सवाल
उत्तर लिखना नहीं, आपको ढूंढना होता है, इसलिए थोड़ा सा इजी होता है। क्वेश्चन नंबर 57, गूंजहीन हॉल, डेड हॉल का अनुरणन काल होता है 0 सेकेंड। 0 सेकेंड। अनुरणन थ्योरी वाले सेक्शन में, लेक्चर में आप देखेंगे। किसी हाल में या बादलों की गर्जन में एक बार जो ध्वनि उत्पन्न की जाती है और वो कुछ स्रोत से उत्पन्न होने के कुछ समय बाद तक सुनाई देती रहती है, बार बार, ठीक, थोड़ी देर तक भी सुनाई रहती है, उसे अनुरणन कहा जाता है। जितने टाइम तक ऐसी घटना घटित होती है उसे अनुरणन काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि दाब बढ़ने से पुल टूटने का खतरा है। पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा है। डॉपलर प्रभाव के कारण पुल टूटने का खतरा है। इनमें से कोई नहीं। बी, अनुनाद की कंसेप्ट थोड़ा आगे देखेंगे, कोई थ्योरी वाला पार्ट रहेगा। रेजोनेंस पे सवाल आते हैं, और ये क्या है, छोटे छोटे एम्पलीट्यूड मिलके बड़ा एम्पलीट्यूड बना देते हैं। वेव की चैप्टर में ही आता है, उसे अनुनाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, यह संभव है अनुनाद के कारण। अनुनाद के कारण। कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच व कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद। ये इसका भी कारण है अनुनाद। अनुनाद। क्वेश्चन नंबर 61, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण है, इसका कारण भी है अनुनाद। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है परावर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण और अपवर्तन। आरआरबी में आया हुआ सवाल, अच्छा सवाल है। रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है, इसका जवाब भी है अनुनाद। जब हम किसी स्थान पर दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसका कारण है व्यतिकरण। व्यतिकरण, जो विनाशी व्यतिकरण है वहाँ नहीं सुनाई देती होगी। क्वेश्चन नंबर 64, समुद्र में स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर बनाए जाते हैं जहाँ से बड़े बड़े सायरन बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज़ नीरव क्षेत्र, साइलेंस जोन में पहुंच जाते हैं जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। ये नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं? व्यतिकरण के कारण। व्यतिकरण के कारण। जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं तो यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं हैं, परंतु उनकी आवाज़ अवश्य सुन लेते। इसका कारण भी है विवर्तन। विवर्तन, इसका कारण है विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 66, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं डॉपलर प्रभाव। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि, जनसंख्या, मनोविज्ञान, मुद्रा प्रचलन। आरआरबी में आया है ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 68, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? इसका जवाब भी है डॉपलर प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 69, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होता है। 69 का बी।
क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्वनि का वेग माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैसों में अधिकतम, द्रवों में न्यूनतम होता है। ठोसों में अधिकतम, द्रवों में न्यूनतम। ठोसों में अधिकतम, गैसों में न्यूनतम। डी CDS में आएगा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए आप, CDS की परीक्षा में आया हुआ, CDS 2016 में आया हुआ सवाल है। CDS 2016 में आया हुआ सवाल है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है। गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, सही नहीं है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि तरंगें पराश्रव कहलाती हैं, तो एकदम गलत है। सी उच्चतर आयामों वाली ध्वनि तरंगें अपेक्षाकृत प्रबल होती हैं, CDS 2016 में आया हुआ है। उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं, उच्च श्रव्य आवृत्तियों वाली ध्वनि तरंगें तीक्ष्ण होती हैं। 20 हर्ट्ज गैसों में ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्घ्य होती है, सही है, ये ऑप्शन तो एकदम सही है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति ध्वनि तरंगें अरे गलत है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगें अपश्रव्य या इंफ्रासोनिक होती हैं, ये तो अल्ट्रासोनिक लिखा है, एकदम गलत। यानी यही हमारा विकल्प है, नहीं पूछ रहा है तो यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग रातिदृश्य उपकरण में किया जाता है? रेडियो तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 72 का है सी, यानी अवरक्त तरंगे। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु में, जल में, लकड़ी में। ठोस, द्रव, गैस वाला ध्यान रखें, टेम्परेचर से प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ठोस में सर्वाधिक होती, लकड़ी में। 73 का डी। 74, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है तो वायुयान की चाल होगी, तो वायुयान की चाल होगी, देखिए हम लोगों ने पढ़ा था अभी, मैक संख्या बराबर उस माध्यम, तो वायुयान की चाल उस माध्यम में उस वस्तु की चाल, यानी वायुयान की चाल, ठीक। एरोप्लेन की चाल अपॉन ध्वनि का चाल, तो वायुयान की चाल क्या होगी? ये है 2, मैक कितना है? 2 बराबर एरोप्लेन की चाल अपॉन 332, तो एरोप्लेन की चाल हो गई 100 मीटर पर सेकेंड। कहाँ गया ऑप्शन? ऑप्शन डी, ठीक। देखिए ऑप्शन बी भी ऐसे ही आपको लग रहा है, लेकिन वो 66.4 है। क्वेश्चन नंबर 75, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम ध्वनि चाल अधिकतम होगी? देखिए ध्वनि की चाल पर ताप का कोई प्रभाव नहीं होता, सॉरी ताप का तो हो सकता है, लेकिन हाँ दाब का, लेकिन यहाँ पे ताप तो सबके लिए समान है, ताप का तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन जब चारों आइटम है, हवा, ग्रेनाइट, पानी, लोहा, टेम्परेचर समान है, तो ठोस में सर्वाधिक होगी। 75 का डी। अभी ऐसा सवाल संभवतः हम लोग पीछे कर चुके हैं, रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, ECG, EEG, एक्सरे। सोनोग्राफी। 76 का ए। 77, कौन सी ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ध्वनि तरंगें शून्य में संचरण नहीं कर सकती, बस। क्वेश्चन नंबर 78, UPPCS में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा भद्दा लिखा हुआ है, लेकिन कैसे दिखेगा? हाँ लिखा है, ये नोटेशन है, आगे लिखा है वायु, जल एवं इस्पात। अच्छा वायु मतलब एयर, ऐसे लिखा होगा एयर, ये लिखा होगा वाटर, वेलोसिटी, इस्पात मतलब स्टील। तो कौन सा ऑर्डर? तो स्टील में सबसे ज़्यादा होगी, फिर वाटर में होगी, फिर एयर में होगी, ये ऐसे होना चाहिए,
ऐसे SW और A, संभवतः इसका A यहाँ A ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। 79 ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस, द्रव, गैसीय माध्यम, निर्वात। ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकती, निर्वात में नहीं चलती। RRB में आया हुआ सवाल है, RRB और नहीं BPSC जैसी कुछ परीक्षा में। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? सोनार। क्वेश्चन नंबर 81। ठीक, धैर्य बनाए रखें, बहुत ऊबे नहीं, क्योंकि बिना MCQ के अभ्यास के आप पास होने की उम्मीद बहुत कम है। जहाँ जहाँ भी MCQ परीक्षाएं होती हैं, अगर 50% आपकी थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है तो 50% MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है। NDA में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगें उच्चतर गति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, अधिक लंबी तरंग दैर्घ्य की होती हैं, उच्चतर गति और उच्चतर आवृत्ति दोनों लिए हुए होती हैं। बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 81। श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में पराश्रव्य तरंगें उच्चतर आवृत्ति की होती हैं, उच्चतर आवृत्ति की होती हैं। ठीक, बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 82 RRB में पूछा गया है, RRB परीक्षा में इम्पोर्टेंट है। इको साउंडिंग प्रयोग होता है, इको साउंडिंग प्रयोग होता है ध्वनि में कंपन उत्पन्न करने के लिए, ध्वनि की आवृत्ति बढ़ाने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए। प्रयुक्तियों से कोई नहीं, समुद्र की गहराई मापने के लिए। क्वेश्चन नंबर 83। एकॉस्टिक विज्ञान है प्रकाश से संबंधित, ध्वनि से संबंधित, जलवायु से संबंधित, धातु से संबंधित। थोड़ा हायर फिजिक्स में इसका यूज होता है, ध्वनि से संबंधित है। ये भी देखिए RRB में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। एकॉस्टिक मतलब ध्वनि से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 84। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है 60 डेसिबल और ये ये 84 क्वेश्चन साउंड एंड वेव्स से हुए आपके। अच्छे सवाल हैं, भिन्न भिन्न परीक्षाओं में आए हुए सवाल हैं, ज़रूर हल करें। नई सूचना ये है कि PET की परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है। PET में गणित की भूमिका न के बराबर हो गई है, इसलिए ध्यान रखें। सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, हिंदी आदि पर फोकस बनाए रखें। इसके साथ ही इसको समाप्त करते हैं। आगे किसी ऐसे चैप्टर पर MCQ लेके आएंगे जिनके थ्योरी के वीडियो चैनल पर आपको उपलब्ध हैं। आगे से जो भी थ्योरी का चैप्टर लेक्चर आएगा उसके साथ ही MCQ जरूर आएगा। और मुझे लगता है YouTube में ये एक अनूठा अभिनव प्रयोग होगा जो इतनी मात्रा में MCQ का अभ्यास करवाया जाएगा ताकि असली परीक्षा आपको बिल्कुल घर जैसी लगे। थ्योरी के साथ साथ MCQ के क्वालिटेटिव सवाल तो हों, लेकिन उनकी क्वांटिटी भी ठीक ठाक हो। समानता है क्या कि कुछ बहुत बड़े बड़े चैनल नामी ग्रामी MCQ का अभ्यास तो करवाते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत सांकेतिक रहती है, 10, 15, 20 कराए और उसी पे 1 घंटा का टाइम ले लेता है। हमने अगर ये 50 मिनट आपके लिए हैं तो आपको 84 क्लासिकल क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। मिला के देखिएगा पूरे YouTube में। हाथ कंगन को आरसी क्या, आप खुद देख लीजिए अगर इतने मिनट में और इतने स्टैंडर्ड सवाल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए गए हों। ठीक है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे तो लगता है, जो मैंने सुना है कि इसमें कोई पैसा नहीं लगता है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में, फिर भी लोग बेहद कंजूसी दिखाते हैं। ये हमारे साथ साथ माँ सरस्वती का भी अपमान है। जब आप व्यूज़ हैं, देखते हैं, इसका मतलब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में भाई क्या कंजूसी है, पैसा भी नहीं लगता है। और ऐसा ही रवैया रहेगा तो बहुत जल्दी हमें भी अपने वीडियोज़ पेड करने होंगे।
बहुत जल्दी ही। जब आप लाइक शेयर कर ही नहीं रहे हैं फ्री में, तो हमें भी फ्री क्यों रखना चाहिए? ये भी अपमान है माँ सरस्वती का। चीज़ क्वालिटेटिव है, उसके बाद भी अगर आप कंजूसी करेंगे तो हम भी फिर पेड कर देंगे इन सबों को। और जो बहुत स्टेटमेंट है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का, आप लोग थोड़ा चौंक सकते हैं कि मनमोहन सिंह का भी कोई स्टेटमेंट है जो रिलेवेंट है भाई, उनकी विद्वत्ता पे किसी को शक नहीं है। 10 साल जिस तरीके से बिना बोले शासन किया, उसके बाद के 5 सालों में बोलने वाले लोग आए, तो आप तुलना कर सकते हैं। मनमोहन जी का स्टेटमेंट है, ये कथन उन्होंने आज से लगभग 30 साल पहले दिया था। 30 साल पहले। संदर्भ आपको मैं रिमाइंड करा दूं, कुछ लोगों को ध्यान होगा, नहीं हो तो ध्यान कर लें। 1991 में जब नई आर्थिक नीतियाँ लागू हुई, जिन्हें हम लोगों ने उदारीकरण नाम दिया, एलपीजी, जिन्हें हम लोगों ने एलपीजी नाम दिया। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं है ये। एल से है लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। पी से है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और जी से है ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। ये नई आर्थिक नीतियों का मूल मंत्र था, कीवर्ड था। तो बड़ा हो हल्ला हुआ कि लाइसेंस राज खत्म होगा, विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार खोला जा रहा है। तो मजबूरी थी, चूँकि आर्थिक स्थिति दिवालियापन के कगार पर हम लोग पहुंच गए थे। 28 टन सोना हम लोग बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास रखने गए, और बड़ा ही इतिहास में बुरा दिन था भारत के लिए वो, जब भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पीवी नरसिंह राव और वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 3 दिन तक इन लोगों को रोका इंग्लैंड में, और लंबे चौड़े प्रोफार्मा पे साइन कराए, वही एलपीजी है। तो सामान्यतः हम लोग एक कंजर्वेटिव सोसाइटी से हैं, हमारा समाज, हमारा देश, तो किसी भी चेंज को बहुत आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहते। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह का कथन था, डोंट अफ्रेड फ्रॉम चेंजेस, ट्राई टू लिव विद इट। परिवर्तन से घबराएं नहीं, इसके साथ जीना सीखें। वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन से को एडॉप्ट करें, इसके साथ जीना सीखें, इससे भागे नहीं। कब लॉकडाउन खुलेगा, कब कोचिंग शुरू होगी, कब कैसे पढ़ाई होगी, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जीना सीखो। वो समय भी दूर नहीं जब आपको लगेगा कि बड़ी बेवकूफ़ी थी, हम लोग घंटों घंटों समय बर्बाद करके ऑफलाइन कोचिंग लेने जाते थे। क्या ज़रूरत है, जब ऑनलाइन में ऑफलाइन का मज़ा है, तो आने जाने का समय आपका बचा, एनर्जी बची, पैसा बचा, और क्वालिटी भी मिली। तो ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का सही से उपयोग करो, और उससे साथ जीना सीखो, उससे डरे नहीं। ठीक। थैंक्स अलॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग टू। अब मुझे कल से कहना नहीं पड़े कि शेयर करें, तो ओबियस सी बात है, जब आप देखते हैं तो शेयर करना आपका नैतिक दायित्व है, नहीं तो फिर पाप के भागीदार बनेंगे, ये साफ साफ समझ लें। ठीक। थैंक्स अलॉट।